हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल धुरीना आप पर दोस्तों। तो जैसा कि कल शाम में हमारी बात हुई थी आपसे, और मैं आप TGT के क्लासेस में, और जिसमें मैं आपसे बात किया था, डिस्कशन किया था कौन सा टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये क्लासेस जो है वो दोनों के लिए है, TGT के लिए भी है और PGT के लिए भी है ना। तो आप चूँकि दोनों के सिलेबस में ये दे रखा है, और हम स्टार्ट क्या किए थे, हम स्टार्ट किए थे आपका स्ट्रक्चर, है ना। क्या स्टार्ट किए थे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ DNA। कल बहुत ही बेसिक से चीज़ें, क्योंकि ये DNA बहुत बात की चीज़ें हैं, ठीक है। कल बहुत सारे बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था, ठीक है, कि क्या क्या आखिर कहानी बहुत सारा हमने कहा था, ठीक है। कहानी में हमने ये बताया था आपको कि एक तो हमें रिप्रोडक्शन जो है वो ये बताता है कि हम अपने जैसा प्रोजेनी तैयार करें, ठीक है। रिप्रोडक्शन हमें ये बताता है कि हम अपने जैसा प्रोजेनी तैयार कर ले, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो यूकैरोटिक हो, चाहे वो प्रोकैरोटिक हो, कोई भी हो, ठीक है। हर कोई चाहता है कि हम अपने स्ट्रेंथ्स को मेंटेन करें, हम अपने प्रजाति को मेंटेन करें, हम स्पीसीज को कंटिन्यू करें, हमारे अंदर में भी एडाप्टिबिलिटी हो, वेरिएशन हो, ये सारी चीज़ें ये बात बताता है, और ये चीज़ हमें बतलाता है रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन होता है तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे आ रहे हैं, या जो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोजेनी आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जो नेक्स्ट जनरेशन में, मैंने ये कुछ ऐसे कहा था कि ये मदन लाल है और ये मदन लाल की वाइफ है ना। और ये दोनों मिलकर के 50% कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया और 50% कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया, और दोनों मिलकर के एक नया प्रोजेनी लेकर के आ गए। ये प्रोजेनी लेकर के आ गए, और ये जो प्रोजेनी आया इन दोनों के कम्बिनेशन के वजह से आया, क्योंकि 50% कंट्रीब्यूशन इस बंदे का था और 50% कंट्रीब्यूशन इसका था। और इसके पास कह सकते हैं कि ये अगर इन्होंने n दिया और इन्होंने n दिया, तो ये दोनों मिला करके क्या हो गए? 2n हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या था? इसके पास में 2n था और इसके पास में भी क्या था? 2n था। मेरा कहने का मतलब है कि फिर से ये बच्चा बड़ा होगा और फिर से क्या करेगा? एक अपने जैसा लाइफ पार्टनर को ढूंढेगा और फिर अपने ही जैसा संतति तैयार करेगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये अगेन एंड अगेन चीजें चलते चली आ रही है। और ये जो है वो हमें कौन बतलाता है? ये बतलाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जेनेटिक्स, यहाँ से DNA से क्या रिलेशन है? अब ये जो बच्चा आया था, इस बच्चे में देखा कि भाई इसका कैरेक्टर, इसका जो कैरेक्टर है, मतलब इसके जो नाक मुंह की बात कर रहे हैं, बॉडी कलर की बात कर रहे हैं, हेयर स्टाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये या तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी इसके मम्मी के तरफ होगा, या तो बहुत ज़्यादा सिमिलर इसके फादर के तरफ होगा, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के फादर के अंदर में यहाँ पे डेवलप मतलब अपीयर होंगे, या तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स के मम्मी के अपीयर होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मोर और लेस यहाँ पे क्या होगा? वैसा तो नहीं है कि इसका कैरेक्टर जो है, इसके अंदर में जो कैरेक्टर दिखा वो इसके पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के तो नहीं दिखेगा। ये जब भी दिखेगा तो इसके जस्ट प्रीवियस जनरेशन वाला दिखेगा। इसके अंदर में बच्चों में किसका कैरेक्टर दिखेगा, किसका लक्षण दिखेगा? माँ बाप का ही लक्षण दिखेगा, ठीक है। तो अब ये जो लक्षण जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस जनरेशन से इस जनरेशन में जो लक्षण दिख रहा है, वो लक्षण आखिर कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना। क्यों हम कोई बच्चा आ जाता है मम्मा के पेट से बाहर में और हम कह देते हैं कि इसका जो नाक है वो इसके किस पे गया है? इसके फादर पे गया है। इसका जो हेयर स्टाइल है इसके मम्मी पे गया है। इसका जो आई कलर है इसके मम्मी पे गया है। आखिर ऐसा क्यों? तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि क्या करता है, जो कि यहाँ से चीज़ों को यहाँ पर ढोने का काम करता है। समझे बात आ रही है? यहाँ से चीज़ों को यहाँ पर ढोने का काम करता है। और ये चीज़ें क्या थी तो मैं आपको बताया था, फिर से मैं दोहराना नहीं चाहता, बट फिर भी 2 मिनट के लिए सुन लीजिए कि ये चीज़ें हमें रिप्रोडक्शन तो बता दिया, लेकिन अब बात आई कि जब हम बात कर रहे हैं 1856 की, 1856 से पहले बहुत सारे ऐसे फिलोसफर थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, ठीक है,
जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, लगे हुए थे कि क्यों ह्यूमन बीइंग का प्रोजेनी ह्यूमन बीइंग के जैसा होता है, क्यों काऊ का प्रोजेनी काऊ के जैसा होगा, क्यों एलिफेंट का प्रोजेनी एलिफेंट के जैसा होता है ना। ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सही में उत्तर, सही में आंसर किसी ने नहीं दे पाया था, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने, आप पढ़े होंगे क्लास 10th के अंदर में, उन्होंने मटर के पौधे पे बहुत बड़ा रिसर्च किया, ठीक है, और जेनेटिक्स के दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा नाम स्थापित किया, जिनको आज हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो उन्होंने ये बताया था कि समथिंग इज इनसाइड द लिविंग बॉडी, समथिंग इज इनसाइड द लिविंग बॉडी विच इज अनचेंज्ड और स्टेबल, ठीक है। समथिंग इज इनसाइड द लिविंग बॉडी विच इज अनचेंज्ड और स्टेबल एंड ट्रांसफर ऑफ इट कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड दैट इज कॉल्ड फैक्टर। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कुछ जो ये जनरेशन से इस जनरेशन में जो चीजें जा रही है ना, इसके अंदर से इसके अंदर में जो चीजें जा रही है, वो लेके कौन जाने वाले हैं, तो वो लेके जाने वाले हैं फैक्टर, ठीक है। ये कौन बताए, ये बता दिए मेंडल, ठीक है। अब भाई मेंडल को उस टाइम का जो थॉट था, मैंने बताया था कि जो मेंडल की सोच थी वो उस टाइम के लिए 5G के बराबर था, है ना। लेकिन मेंडल के थॉट को कोई तवज्जो नहीं दिया, किन्हीं ने वो नहीं किया कि हाँ भाई, कोई सपोर्ट नहीं किया, ना मेंटली सपोर्ट किसी ने नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम के बहुत लीडिंग साइंटिस्ट हुआ करते थे, कौन, डार्विन हुआ करते थे, और वो काम कर रहे थे इवोल्यूशन पे, है ना। और जब मेंडल के काम मतलब ये एक्सपोज हुआ, एक्सपोज करने का मतलब कि जब इन्होंने लोगों को बताया कि कुछ ऐसा चीज है, तो लोग इनका मजाक उड़ा दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक बुक आई थी जिसको सब पढ़ने में व्यस्त थे, ठीक है। मेंडल जब चले गए तो मेंडल जाने के बाद, मतलब पोस्ट मेंडलियन डिस्कवरी की मैं बात कर रहा हूं, मेंडल जाने के बाद लोगों ने ये देखा, 3 साइंटिस्ट आए थे, मैं नाम लेना चाहता हूं 3 साइंटिस्ट का, 3 साइंटिस्ट आए, फिर हम डीएनए की तरफ आएंगे। 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था टेशरमैक, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम था टेशरमैक, दूसरा क्या था, ह्यूगो डी वायरिस थे, ये साइंटिस्ट का नाम पूछता है, ह्यूगो डी वायरिस थे, ठीक है, और तीसरा था कार्ल कोरेंस, क्या था, कार्ल कोरेंस, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे जो मेंडल के डिस्कवरी, मेंडल्स के जाने के 16 साल बाद, कहने का मतलब है कि मेंडल की डेथ हुई थी कब, मेंडल की तो बर्थ मैंने बताया था 1822 में, डेथ हुई थी 1884 में, और इसमें आप 16 साल ऐड कर लो तो हो जाता है 1900। 84 में आप क्या कर लो, 16 साल ऐड कर लो तो कितना हो जाता है, 1900 हो जाता है। और 1900 में 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर्ड किया मेंडल्स के काम को, ठीक है, और रीडिस्कवर्ड करके उन्होंने मेंडल्स के लॉ को प्रपोज किया कि भाई, उन्होंने लॉ बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। कहने का मतलब है तब उस टाइम के जमाने में साइटोलॉजी के अंदर में बहुत बड़ा काम हुआ था, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1835 ईस्वी में हो गई थी। कौन किया था न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था आपका रॉबर्ट ब्राउन साहब, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके पीछे पीछे लगे हुए थे कि भाई न्यूक्लियस की तो डिस्कवरी हो ही गई है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग, और वाल्टर फ्लेमिंग ने किया क्या कि जो न्यूक्लियस के अंदर में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के अंदर में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने बताया, डाई करके देखा कि अच्छा यही क्रोमैटिन फाइबर है ना। क्योंकि मेंडल क्या बोल के गए थे, मेंडल बोल के गए थे कि समथिंग इन इनसाइड दी, और उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जब वो फ्लेमिंग आया और फ्लेमिंग ने जब देखा कि अच्छा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर बोलेंगे, और उसके बाद फिर क्रोमोसोम पे बात हुई, ठीक है। उसके बाद ये पूरी तरीके से बात पता चल गया कि अच्छा जो मेंडल फैक्टर बोल रहे थे वो फैक्टर नहीं, वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर को बैटसन साहब ने जीन कह दिया, ठीक है। वो फैक्टर को बैटसन साहब ने क्या कह दिया, जीन कह दिया। समझ में बात आ रही है। और तब से लेकर के जीन क्या है, तो मैंने कहा था सेगमेंट ऑफ डीएनए है। जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है।
और तब से लेकर के आज तक हम लोग ये जानते हैं कि ये जो जीन है यही हमारे कैरेक्टर को क्या करता है, ढोने का काम करता है, यही हमारे कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम जो हमारा है वो केमिकल बेसिस, सॉरी आपका केमिकल बोल रहे हैं, आपका फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। तो हम बात करें डीएनए का, डीएनए हमारा केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, लेकिन जीन की बात करते तो वो भी हमारा क्या है, दैट इज फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। क्यों? क्योंकि अगर ये डीएनए है और डीएनए को अगर हम ऐसे काट दें तो इसका छोटा सा टुकड़ा हमें क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर कोरिलेट कीजिए, मैंने आपको पहले बताया रिप्रोडक्शन कि क्या कर रहा था, लेकिन जेनेटिक्स हमें यह बताता है कि जो छुआ का बाल घुंघराला आया है, क्यों आया है, बाबू अगर गोरा है तो क्यों आया है, क्यों गोरा हुआ है, अगर आंख भूरा है तो क्यों भूरा है, ठीक है, मम्मी के जैसा फेस मिल रहा है तो क्यों फेस मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप भी आज जानते हो दोस्तों। एक समझिएगा एक बात कि मान लिया जाए कि आप मान लिया कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे थे, उस टाइम आपका एक दोस्त था जिसका सर में बहुत ज्यादा बाल था, है ना, और पता चला कि 25-30 साल के बाद आप लोग मिले किसी नुक्कड़ पे, हुआ क्या, मान लीजिए 20 साल के बाद ही मिले तो हुआ क्या, पता चला कि उसका पूरा मैदान ही साफ है ना। हो सकता है कि वो बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हो, है ना, और आप हो सकता है कि आप डॉक्टर हैं, या फिर आप पता चलता है कि आप भी कोई बहुत बड़े बिजनेस हैं। अगर डॉक्टर है तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन बोलते हैं अरे तुम्हारा बाल क्यों उड़ गया, तो सीधे बोल देता है कि ये खानदानी प्रॉब्लम है यार। ठीक है, क्या बोल देते हैं, खानदानी प्रॉब्लम है। एक बच्चा ठीक है, अगर कोई सामान के लिए जिद करता है, छोटा बच्चा सामान के लिए घर में जिद करता है, हम लोग भी जिद करते होंगे, ठीक है, पता चलता है कि जिद करता है तो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कहते हैं, बिल्कुल अपने खानदान पे गए हैं, है ना। भाई बच्चे का मतलब बच्चा का क्या काम, बच्चा तो केवल एक सामान ही मांगा था ना, लेकिन अभी तक वो बुजुर्ग कम से कम 2 से 3 जनरेशन जरूर देखे होंगे, 2 जनरेशन, ठीक है। सो 2 से 3 जनरेशन में जो कैरेक्टर उन्होंने देखा उसको एक तरफ और बच्चे को कैरेक्टर के एक तरफ रख करके क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। हम यहां से सोचना शुरू करते हैं जेनेटिक्स को, हम यहां से सोचना शुरू करते हैं डीएनए के बारे में कि कुछ ना कुछ ऐसे चीजें, आखिर वो बंदा क्यों बोला कि ये खानदानी प्रॉब्लम है। कोई पान की गुमटी पर बैठा है, उससे आप पूछ लीजिए बाल क्यों उड़ा, यार क्या करे, खानदानी प्रॉब्लम है। खानदानी प्रॉब्लम मतलब कि ये है कि जरूर उनके पापा के, जरूर उनके दादा के, ये जो है जनरेशन वाइज जनरेशन ये लक्षण चलते आ रहा है, तभी वो बाल्डनेस का प्रॉब्लम है। समझ बात आ रही है। और वो बच्चा जो जिद्दी है, कहने का मतलब जिद्दी के कैरेक्टर, तो कहने का मतलब किसके खानदान में सारे लोग क्या है, कुछ वैसा ही कैरेक्टर दिखता आ रहा है। बोलता अच्छा वो फलाना खानदान के तो सारे लोग गोरे हैं, मतलब वो सारे लोग गोरे या सारे लोग लंबे, वो किसको डिनोट कर रहा है, वो जीन को डिनोट कर रहा है कि कोई ऐसे जीन है जो कि जनरेशन वाइज जनरेशन एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए उस खानदान के सारे लोग क्या हो रहे हैं, सारे के सारे लंबे हैं, सारे के सारे गोरे हैं, सारे के सारे तेज हैं, कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो यहां पर तो आप यहां पे ये देखिए कि यहां पर ये बात कौन क्या था, तो ये बात किए थे मेंडल साहब ने। ये मेंडल साहब ने कहा था, कल बहुत अच्छी चीज है, आप कल वाले वीडियो बहुत आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो कल मैंने बताया था वो बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, जो कल मैंने बताया था एक नज़र में आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। और ये ठीक है, आपको नोट्स वगैरह भी बिल्कुल तैयार मिलेगा, है ना। देखिए मैंने कहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कहने का मतलब है हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, हम टीजीटी के अनुसार हम पढ़ क्या रहे हैं या पीजीटी के अनुसार हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना, एंड फंक्शन किसका, ऑफ डीएनए का, फंक्शन ऑफ किसका, डीएनए का, ठीक है। यहां पे तो देखिएगा मैंने कहा था कि ये जो है, ठीक है, मतलब कि कोई आखिर ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, जेनेटिक मटेरियल है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल अगर मतलब जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब है कि सब्सटेंस विच स्टोर्स, क्या स्टोर करेगा, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, है ना, वैसे सब्सटेंस जो कि जिसके अंदर में बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है, इन अ कोडेड फॉर्म। ये जो बात मैंने लिखा है ना वो आगे मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से कि कोडेड फॉर्म क्यों लिखें, कोडेड फॉर्म। उसके बाद लिखता है ट्रांसफर इट टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, एंड कॉजेस
इट एक्सप्रेशन इन द ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर में बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जमा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में होना चाहिए, ये ट्रांसफर कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन में उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, किसके अंदर में, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर में। ठीक है, अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है तो उसका ये कैरेक्टर होना चाहिए कि उसके अंदर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड होना चाहिए। ठीक है, वो स्टोर होना चाहिए उसके अंदर में, और उसके बाद उसको ट्रांसफर होना चाहिए ताकि वो प्रोजेनी में जाए, अगला वंश में जाए तो वो क्या करे, एक्सप्रेशन दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि क्या आखिर ऐसी बात है, जेनेटिक मटेरियल का कुछ ना कुछ तो ऐसे फीचर होनी चाहिए ना। तो मैंने कल बहुत आराम से इसको बताया था कि क्या फीचर होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीजें फीचर्स क्या होनी चाहिए कि अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है तो इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल में, प्रत्येक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में। ऐसा नहीं है कि हार्ट सेल में है तो पता चलता किडनी सेल में नहीं है, किडनी सेल में है तो लीवर सेल में नहीं है, लीवर सेल में है तो पता चला टेस्टिस के सेल में नहीं है। एवरी सेल, अगर बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, या ऑर्गेनिज्म। दूसरी कहता है, दूसरा कैरेक्टर कि इट शुड बी एबल टू डुप्लीकेट, अपने आप को क्या कर सकता है, ये डुप्लीकेट कर सकता है, मतलब रेप्लिकेट कर सकता है। एक सेल अगर दो में बट रहा है, हमने आपको माइटोसिस में बताया था, समसूत्री विभाजन में बताया था कि क्या होता है कि अगर बाबूजी के पास 46 रुपीज है और उनको दो बच्चों में बांटना है, ठीक है, और दोनों बच्चे का जिद है कि हम बराबर बराबर हम लेंगे, जितना पापा के पास है, मतलब 46 बड़े वालों को भी चाहिए और 46 छोटे वालों को भी चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि इसका मतलब ये है कि 46 और अर्न करना पड़ेगा, और अर्न करने के लिए हमें फेजेस से गुजरना होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, तो यहां पर वही चीज कि ये डुप्लीकेट, मतलब वहां पर पक्का क्या हो रहा है, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा था। डीएनए का अमाउंट डबल होने का मतलब कि क्या हो रहा है, ये आपका डुप्लीकेशन हो रहा है इटसेल्फ। तो पहला कैरेक्टर क्या होगा, पहला क्राइटेरिया होगा कि ये प्रत्येक बॉडी में, प्रत्येक सेल में प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए क्राइटेरिया कि आपका डुप्लीकेट होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं, एबल टू ओकेजनली इनहेरिटेबल चेंजेस। अगर इनहेरिटेबल चेंजेस नहीं आएगा, कहने का मतलब इनहेरिटेबल चेंजेस का कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अगर देखिए ना कि वेरिएशन अगर नहीं आता ना तो हम सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, अगर वेरिएशन हमारे अंदर में, इनहेरिटेबल चेंजेस का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन, है ना। अगर म्यूटेशन नहीं होगा हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन उतना ज्यादा वेरिएशन, है ना। अब बताइए, एक कपल्स के दो बच्चा है, ठीक है, अब दो बच्चा है तो दो ही तरह का डाइवर्सिटी दिखा गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 12-13 बच्चा है तो क्या 12 तरह डाइवर्सिटी दिखेगा कि कोई ज्यादा तीता खाता है, कोई कम पानी पीता है, कोई ज्यादा लंबा है तो कोई कम गोरा है। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी, तो यहां पर क्या होना चाहिए कि इस जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल को कैसा होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी एबल टू ओकेजनली, हमेशा नहीं, हमेशा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। ओकेजनली क्या होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। और ये जो चेंजेस डिनोट किसको करता है दोस्तों, ये डिनोट करता है म्यूटेशन को। और म्यूटेशन होता क्या है, सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। Sudden inheritable change in the genetic material is called mutation। ठीक है, और आपको डीजीटी में, सॉरी पीजीटी में आपको पूछा गया है कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, या म्यूटेशन इज द एग्जांपल ऑफ किसका, तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का। कंटिन्यूअस वेरिएशन का एग्जांपल कौन है, क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, क्योंकि जितना बार गैमेट बनेगा, जितना बार मियोसिस होगा, उतना बार क्रॉसिंग ओवर होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो यहां पर म्यूटेशन क्या है, दैट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, याद रखिएगा इस बात को। नाउ सो इट शुड एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन, देखिए यहां पर, ठीक है, इन किसमें, कोडेड फॉर्म में, इतना सारी चीजें। उसके बाद फिर मैंने आगे बताया था थोड़ा सा, यहां पे आगे क्या कहता था कि डीएनए क्या, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो मैंने कहा हाँ, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, सटन एंड वावेरी साहब। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रपोज किया था जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास बिटवीन द जनरेशन टू जनरेशन बाय द क्रोमोसोम्स। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। ये कौन बताए थे, ये बताए थे सटन एंड वावेरी साहब। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं पोस्ट मेंडलियन डिस्कवरी का, मेंडल के बाद की जो डिस्कवरी किया गया ना उसके बारे में हम बता रहे हैं कि सटन और वावेरी 1902 की बात कर रहा है।
मेंडल अपना काम स्टार्ट किए थे 1856 में, पूरा किए 1863 में, 1863 में। मेंडल मरे 1884 में, और ये बात कब हो रहा है? 1902 में। और इस टाइम से हम बहुत अच्छे से क्रोमोसोम के बारे में जानना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो सट्टन और वोवेरी साहब ने प्रपोज क्या किया? जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन द जनरेशन बाय द जनरेशन, ठीक है, कैसे? बाय क्रोमोसोम्स। और फिर कहता है कि टुक मेनी इयर्स टू क्लैरिफाई, ठीक है। अब यहां पर बात ये आई कि बहुत समय के बाद लोगों को यह समझ में आ रहा था कि क्या जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है कि प्रोटीन है, क्योंकि क्रोमोसोम तो हमें पता चल गया था, लेकिन क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? क्रोमोसोम्स के अंदर में हम क्या पाते हैं? हम डीएनए पाते हैं और हिस्टोन प्रोटीन पाते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर में क्या पाते हैं? ठीक है, डीएनए पाते हैं और हिस्टोन प्रोटीन। तो लोगों को यह कंफ्यूजन था कि क्या डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है या हिस्टोन प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल है? हमारा कैरेक्टर को लेके ढोने का काम किसका है? ठीक है, तो यहां पर उन्होंने यही कहा कि टुक मेनी इयर्स टू क्लैरिफाई वेदर जेनेटिक मटेरियल वाज डीएनए, ठीक है, प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन। देखिएगा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लाइन लिखा हुआ है यहां पे। क्या लिखा हुआ है कि डीएनए जो है ना, टुक मेनी इयर्स टू क्लैरिफाई वेदर जेनेटिक मटेरियल वाज डीएनए और प्रोटीन ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या प्रोटीन है या डीएनए है? बाद में अब देखते हैं कि क्या प्रोटीन अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अगर प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो कैसे है ये देख लेते हैं। क्या ये सारी चीजों को सेटिस्फाई कर पा रहा है? अगर हम प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते हैं तो क्या चीजों को सेटिस्फाई कर पा रहा है? हम उन चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिएगा प्रोटीन के बारे में कहता है कि देखिए हम पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, है ना। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, और ये जितने भी है ना वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये जितने भी हैं, माइक्रो नहीं, मैक्रो बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है प्रोटीन के बारे में, और ऐसे कितना अप्रॉक्सीमेटली 300 से एबव टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेनली 20 अमाइनो एसिड को, जिसमें 10 इसेंशियल होता है और 10 नॉन इसेंशियल होता है, ठीक है। तो कहता है कि प्रोटीन वेयर थॉट टू प्ले रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ऐसा कहा जाता था कि ये ऐसा सोच था कि एक जेनेटिक मटेरियल है, यही रोल प्ले करता है। कैसे कि दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल एंड शो एनॉर्मस वेराइटी, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा 300 टाइप का है ना, तो ये एनॉर्मस वेराइटी, तो लोगों को लगा कि यही है। दूसरी बात बोला कि दिस एग्जिबिट ग्रेटेस्ट क्या स्पेसिफिसिटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। बोलता है कि प्रत्येक प्रोटीन जो है ना वो डाइवर्सिटी फॉर्म इसलिए कहता है क्योंकि आपने भी पढ़ा था कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, ठीक है, ये आपने भी पढ़ा था, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है कि ये ग्रेट डाइवर्सिटी यहां पर कि किस किस जगह पे ये काम, हर एक जगह पे देख रहे थे कि किसी का प्रोटीन का कन्फर्मेशन देख रहे थे कि किसी में सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, किसी में टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर। तो यहां पर बोलते हैं एग्जिबिट ग्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ द फंक्शन। और तीसरा कहता था, ठीक है, ये तो दोनों देख लिए, लेकिन तीसरा कहता है कि सब चीज तो है, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी है, डाइवर्सिटी स्पेसिफिसिटी भी है, लेकिन नो मैकेनिज्म फॉर डुप्लीकेशन। यहीं पे बात आके अटक गई कि प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डुप्लीकेशन, अपने आप को रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी नहीं है। तो नो मैकेनिज्म फॉर डुप्लीकेशन, सो दे डोंट क्वालिफाई टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। सो दिस डोंट क्वालिफाई टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब बात समझ में आई कि प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है, लेकिन क्या नहीं है, तो इसके पास डुप्लीकेशन की कैपेसिटी नहीं है। जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है अपने आप को, इसकी कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाया और हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारा प्रोटीन नहीं है, ठीक है। नाउ अब बात आती किसके बारे में, यहां पे बात आती है क्या डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो मैंने कहा हाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे है? तो इट इज फाउंड इन ऑल द सेल, सारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, पहली चीज, ठीक है। जितने भी सेल है दुनिया में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ठीक है, सब में प्रेजेंट होगा, पहली चीज। दूसरी बात क्या होगा कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल बोले तो बॉडी सेल ऑफ गिवन स्पीसीज
कंटेन सेम अमाउंट ऑफ डीएनए। मान लिया कि हम लोग एक स्पीसीज है, होमो सैपियंस है हम लोग। अब हमारे अंदर में मान लिया कि जितना नाक के सेल में जितना डीएनए का मतलब जितना हमारा क्रोमोसोम नंबर होगा, उतना ही हमारा हाथ के सेल में होगा, उतना ही हमारा किडनी के सेल में होगा, उतना ही हमारा हार्ट के सेल में भी होगा, ठीक है, उतना ही हमारा नर्व के सेल में भी होगा, ठीक है, नर्व सेल में। तो कहने का मतलब कि सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स ऑफ गिवन स्पीसीज कंटेन, गिवन स्पीसीज चाहे कोई भी स्पीसीज आप ले लीजिए, कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए। ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब किडनी वाला में कुछ है, लीवर वाला में कुछ है और आपका टेस्टिस वाले में कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कहता है कि इट एग्जिबिट इन्फिनाइट वेराइटी, ठीक है, और अगर वेराइटी नहीं दिखता तो आप ये बताइए ना कि आप अपने घर में देख लीजिए ना, जितने भाई बहन है सबका चेहरा हम लोग का एक दूसरे से अलग है कि नहीं है, ठीक है। आप देखते हो मार्केट में जितना फेस डाइवर्सिटी है कि नहीं है, नाइजीरियन भले ही लगता है कि सब एक जैसे दिखते हैं ना, या चाइना वाले सब चमगादड़ सब एक जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, ठीक है, लगे पता नहीं कौन एक मतलब कौन है क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें, लेकिन हमारा इंडिया में देखिए कितना डाइवर्सिटी है कि नहीं है। तो ये चीज़ें, तो ग्रेट डाइवर्सिटी, यहाँ पे इन्फिनाइट वेराइटी, ठीक है। कहता है कि डेवलप म्यूटेशन, अच्छा ये म्यूटेशन भी डेवलप करेगा, मतलब डीएनए वैरायटी भी मतलब इन्फिनाइट वैरायटी है, म्यूटेशन डेवलप करेगा, ठीक है। और जितने भी स्पीसीज हैं सब अलग अलग स्पीसीज, सब में क्या होंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट हमारा डीएनए का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सोमैटिक सेल की बात करें और याद रखिएगा दोस्तों, सोमैटिक सेल कहने का मतलब क्या है, सोमैटिक सेल कहने का मतलब है ये हमारा बात कर रहा है, इंडिकेट किसको कर रहा है, डिप्लॉइड सेल का, ठीक है। और डिप्लॉइड सेल में हमारा क्या होता है, टैटेड टू वेल होगा, ठीक है, इतनी बात। तो ये चीजें हो गई बात हमारा कि यहां तक ये, इसका मतलब कि सच में हमारा जो है प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन बात करते हैं आपका डिस्कवरी, तो डिस्कवरी में कौन, ठीक है, डिस्कवरी के अंदर की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड वेयर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन था, दैट इज फ्रेडरिक मिस्टर साहब। और इन्होंने 1869 में एक न्यूक्लियाई ऑफ किसका, पस सेल्स, यू नो पस सेल्स, दैट इज डब्ल्यूबीसी, डेड डब्ल्यूबीसी होता है पस सेल्स, उसके न्यूक्लियाई में, चूंकि आप बताइए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस होगा, नहीं होगा, ठीक है, काहे नहीं होगा, आप देखिए ना, प्री मैच्योर फेज में आरबीसी में सब चीज होगा, एक प्रॉपर सेल में जो होता है ना, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, जितने भी चीजें होंगे सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ये मैच्योर होगा ना, तो इसके पास आरबीसी के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस ही एब्सेंट हो जाता है, सारे ऑर्गेनल्स एब्सेंट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे देखिए आरबीसी का काम क्या होता है, ढोने का, किसको ढोने का, ट्रांसपोर्ट करने का, O2 को ढोने का काम करेगा, CO2 को ढोने का काम करता है। समझे बात आ रही है। मान लिया जाए मैंने उसमें ठूस ठूस करके सामान भर दिया, ठीक है, लाद दिया, तो बताइए उसका ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और मैंने मान लिया कि उसमें सामान मतलब रहने दिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सारा चीज भरा हुआ है, और उसमें हमने और कह दिया कि तुम लेकर के जाओ, क्या तुम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर के जाओ, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेलो, हाँ क्लास में है, क्लास में है दोस्त, क्लास में है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो क्या है कि कहने का मतलब है कि इसीलिए क्या होता है, उसके अंदर से सबसे खाली कर दिया जाता है, किसका, आरबीसी के अंदर से क्या भरा हुआ रहता है, आरबीसी के अंदर में केवल साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में भर भर के क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। समझ में बात आ रही है, क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। इसलिए क्या होता है कि अगर कभी पूछेगा इन्यूक्लिएटेड, विदाउट न्यूक्लियस कौन है, तो आंख बंद करके, विदाउट, बिना माइटोकॉन्ड्रिया का कौन है आपके अंदर में सेल, तो आंख बंद करके कह दीजिए बिना लाइसोसोम का कौन है, तो सारे ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, मतलब आरबीसी, ठीक है। लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियाई ऑफ किसका, न्यूक्लियर मतलब कि आपका न्यूक्लियस ऑफ किसका, पस सेल। पस सेल बोले तो डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस होता है, ल्यूकोसाइट्स में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर आपका यूकैरियोटिक सेल जैसा होता है, वैसे ही आपका डब्ल्यूबीसी भी होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का एक अपना कैरेक्टर है, वो अपने शेप को चेंज कर सकता है।
WBC का कैरेक्टर है कि वो अपने शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा, लेकिन RBC अपने शेप को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर तो मैंने कहा कि मिस्टर 1869 में फ्रॉम दैट कहां पर न्यूक्लियाई ऑफ द फर्स्ट सेल्स, ठीक है, ये इन्होंने कौन देखा, सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्टर साहब ने ये देखा एंड ही नेम्ड इट, और उसके बाद उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को क्या बोल दिया, न्यूक्लिन बोल दिया। क्या बोल दिया, न्यूक्लिन बोल दिया। बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ऑटमैन। क्या नाम था, ऑटमैन। और ऑटमैन साहब ने, देखिए पहला साइंटिस्ट हमारा कौन मिल गया, फ्रेडरिक मिस्टर, दूसरा साइंटिस्ट हमारा कौन मिल गए, ऑटमैन मिल गए। ये सब साइंटिस्ट याद रखना आपको। उन्होंने क्या किया है, जो न्यूक्लिन उन्होंने जो नाम दिया था उसको चेंज कर दिया, ठीक है, और बोला कि नहीं ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ऑटमैन क्या बोला, न्यूक्लिन ना बोल करके क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड बोला। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि यहां पे फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ड्यू टू दैट यहां पे बोला एसिडिक प्रॉपर्टीज के वजह से इसका नाम क्या रखा जाए, न्यूक्लिक एसिड नाम रखा जाए। तो आपको अगर पूछ देगा कि सबसे पहले फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड किसने बोला, तो आपको ऑटमैन साहब ने। ठीक है, चलिए सर अब बात करते हैं यहां पर क्या कि ये कहां कहां पे होगा, थोड़ा सा देख लिया जाए। अब देखते हैं दोस्तों, इसको यहां पे ऐसे ना समझ करके थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। एक चीज आता है, ठीक है, जब बात करते हैं ये कहां कहां पे, अकरेंस की बात कर रहे हैं, किसके बारे में, अकरेंस की बात कर रहे हैं। अकरेंस मतलब पाया जाना, कहां कहां पर। सबसे पहली चीजें, ठीक है, हम लेते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या लेते हैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर में, प्रोकैरियोटिक के अंदर में, ठीक है, क्या होगा, यहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे। इधर में हमने क्या कह दिया, यहां पे हमने लिख दिया यूकैरियोटिक। क्या कर दिया, यूकैरियोटिक। ठीक है, थोड़ा सा हम बात करेंगे आपसे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक के बारे में और यूकैरियोटिक के बारे में। देखिएगा दोस्तों, अगर हम यहां पे बात करते हैं, दिस इज द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फॉल्स होता है, कैरोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब वैसे सेल जिसके पास न्यूक्लियस अब्सेंट है। ठीक है, सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स अब्सेंट है एक्सेप्ट राइबोसोम। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, इस जगह पर ये हो गया, मान लिया जाए कि ऐसे देख लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ऊपर में हमारा ये सेल वॉल होता है, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम साइटोप्लाज्म, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर मैं बता दूं इस जगह पर कि ये भाई ऊपर से सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल, ऐसे समझिएगा इस बात को। यहीं पर सर इसी जगह पे क्या हो रहा है, इसी जगह पे हमारा ये ऐसे साइटोप्लाज्म में ऐसे क्या है, कुछ सर्कुलर लाइक मैनर में हमें क्या चीजें दिखता है, जो नेकेड है, बिना किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है सर, इसको जो हमने कह दिया ना, इसको हमने कह दिया न्यूक्लियोइड। क्या कह दिया, न्यूक्लियोइड। तो आपको बताते चलें कि प्रोकैरियोटिक के जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो कि नेकेड होता है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चूंकि न्यूक्लियस है ही नहीं ना, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो ये कहां पे रहेगा, ये साइटोप्लाज्म में तो ही है ना, एम्बेडेड है। समझ में बात आ रही है, पहला चीज। दूसरी बात यहां पर कि भगवान ने बोला कैसा, अच्छा तुम्हारे पास ना एक और चीज दे देते हैं। बोला क्या दे दीजिएगा, तुम्हारे पास एक और ऐसे करके जेनेटिक मटेरियल हम डाल देते हैं। बोला क्या डाल दीजिएगा, बोले इस जेनेटिक मटेरियल को हम नाम दे देते हैं और इसका नाम हम लिख देते हैं प्लाज्मिड। क्या लिख देते हैं, प्लाज्मिड नाम लिख देते हैं। ठीक है, ये चीजें, ठीक है। और ये दोनों जो है ना, ये भी हमारा क्या है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, ये भी आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है और ये भी हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सर दो को जेनेटिक मटेरियल काहे होगा, ठीक है, तो यहां पर सीधा सा आंसर हो जाएगा कि जो न्यूक्लियोइड होता है ना, वो हमारा मेन जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है। क्या होता है, मेन जेनेटिक। जब हम बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तो उसके अंदर में हम आपसे डिस्कस करें, मेन जेनेटिक मटेरियल होता है ये। ठीक है, कौन, आपका ये। लेकिन अगर यहां पे बात करते हैं प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड हमारा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, क्रोमोजोमल मटेरियल होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल क्या होता है, मटेरियल होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, तो दो यहां पर, तो न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड तो आपको समझ में आ गया कि दोनों क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा एक चीज और, ठीक है,
यहां पे बात कर लेते हैं कि सर अब यहां पर एक चीज देखिएगा कि न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। न्यूक्लियोटाइड को अगर हमें डिफाइन करना है तो थोड़ा 2 मिनट के लिए देख लीजिएगा। हम यहां पे देख लेते हैं ऐसे न्यूक्लियोटाइड के बारे में कि ये होता है सिंगल, ठीक है, सर्कुलर, कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, है ना। फिर क्या होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। मेन जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, मेन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और इसको हम लोग और क्या बोल देते हैं, बैक्टीरिया। इसको हम लोग और क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, क्या बोल देंगे, जीनोफोर, क्या बोल देंगे, जीनोफोर बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लाज्मिड का, तो सर प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड को अगर देख लिया जाए तो प्लाज्मिड इट इज, ठीक है, कैसा हो जाएगा, इट इज कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी क्या होगा, सर्कुलर, क्या हो जाएगा, सर्कुलर, ये भी क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड। यहां पर भी क्या हो जाएगा, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, क्या होगा, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। बोले सर आप तो सेम ही चीज लिख रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन, आप क्या यहां पे लिखोगे, और हिस्टोन प्रोटीन के बाद, ठीक है, आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग, देखिए यहां पर डिफरेंट हो गया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और क्या है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्या है, यहां पे मेन जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट था, यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल है बैक्टीरिया का, ठीक है, ये चीजें। तो ये पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये और ये दोनों प्रेजेंट होता है किसके अंदर में, बैक्टीरिया के अंदर में, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड भी, और क्या प्रेजेंट होता है आपका, प्लाज्मिड भी, ये दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के। हाँ, सिंगल सर्कुलर डबल डीएस, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, ये भी क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। अब एक बात आती है हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आप लोग भी जानते होंगे, पहले अभी हम यूकैरियोटिक के बारे में बात नहीं की, अभी हम प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन, एक दोस्तों यहां पे हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन कहता क्या है कि हम अभी चाहें बात करते किसके बारे में, हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। हमें यहाँ पे 2 ही चीज तो मिलता है, हमें यहाँ पे मिलेगा इसके अंदर में डीएनए, और हमें यहाँ पे मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सर यहाँ पर डीएनए पे जो है ना वो क्या होता है, डीएनए पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ना, ठीक है। डीएनए पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, सॉरी दोस्तों, ठीक है, कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, है ना, नेगेटिव चार्ज। इस पे कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये चीजें पहली बात समझिएगा। एक ऐसे समझिए, आप एक ऊन का गोला लाइए, है ना, क्या लाइए, ऊन का गोला, और उस ऊन के गोले को, उसका 2 सिरा होगा कि नहीं होगा, उनके गोला को 2 सिरा, ठीक है। अब उसको आप रूम में पूरा फैला दीजिए, ठीक है, फैला दिए। अब हमने कहा अब जितना फैलेगा उतना सरफेस एरिया लेगा, ठीक है। हमने कहा कि आप उसको समेट दीजिए, समेट दिए आप, कैसे समेटे, चारों तरफ से इधर से ऐसे ऐसे करके अपना आराम से ला करके एक तरफ गोला बना के रख दिए, क्लियर है। फिर हम आपको बोले कि आप खोलिए उसको, तो आप क्या करोगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, इतना तक खोलोगे। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाएगा। अब आप क्या करोगे, उसको काटोगे, यही करोगे ना। दूसरा उपाय आपके पास क्या था, लकड़ी लेना, एक छोर को पकड़ना और ऐसे लपेट देना। अब हम बोलेंगे उसको कि जो लकड़ी में लपेटे आप उसको खोलिए, क्या कीजिएगा आप, खोलिएगा, खुल जाएगा आराम से, ठीक है। कहा जाता है
कि क्या होता है कि डीएनए की जो लंबाई होती है, लेंथ, वो कितना होता है 2.2 मीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। और एक सेल के अंदर में डीएनए की बात कर रहे हैं, वो 2.2 मीटर होता है डीएनए की लेंथ, है ना। और अगर ऐसे देखा जाए तो कहा जाता है कि पूरे सेल की, ये बात लिखी हुई, पूरे सेल की अगर पूरे बॉडी के पूरे सेल की अगर डीएनए निकाल दे और गांठ लगा दे तो अर्थ के चारों 4 बार ऐसे करके क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इतनी सेल होती है, मतलब इतनी डीएनए होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो सेल हमें दिखता नहीं है, उस सेल के अंदर में एक छोटा सा और क्या है, सबसेला है। जो सेल हमें दिखता नहीं है, जो सेल हमें दिखता नहीं है, उस सेल के अंदर में एक छोटा सा सबसेला है। और उस छोटे से सबसेला के अंदर में हमारा क्या है, ऐसे हमारा क्या है, ऐसे जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ऐसे क्या है, ऐसे इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे होगा, अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ये कैसे दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ ऐसे दिखता है आपको इस तरीके से, ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से। आप ये क्रोमोजोम बना दिए, बिल्कुल ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे क्रोमोजोम बना दिया, ये आपने इसको कवर कर दिया कुछ इस तरीके से, दिस इज द क्रोमोजोम्स, ठीक है, ये क्या है, क्रोमोजोम्स। अगर आप इसको खोलते हैं तो ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। इस तरीके से ऐसे खुलेगा दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से ऐसे खुलेगा, ठीक है। ये जो ऐसे खुल रहा है ना, ठीक है, ये जो ऐसे खुल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कॉइल्ड होकर के क्या हो गया, से खुल गया, ठीक है। सर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये जो गोल गोल जगह जगह पे आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो जगह जगह पे आप ऐसे गोल गोल जो आप देख रहे हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, सर ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको जो है हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड द हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। क्यों, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन प्रोटीन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो होगा क्या, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होगा तो डीएनए उसके साथ में क्या होगा, क्योंकि काटना तो नहीं है ना, डीएनए क्या करेगा, उसके साथ में चारों तरफ से ऐसे क्या करेगा, रैपिंग रहेगा। कैसे रहेगा, मान लिया जाए दिस इज द हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर में जो डीएनए है, वो डीएनए कैसे, एक बार इधर से आया, एक बार फेरा लगाया, फिर दूसरा, फिर इस तरीके से ऐसे चारों तरफ से ऐसे, ठीक है, रैप करके घूम जाता है। तो देखिए ये क्या हो गया, हिस्टोन प्रोटीन, और ये वाला क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द, देखिए एक हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे हिस्टोन प्रोटीन को क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। सो दिस इज कॉल्ड द लिंकर डीएनए, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमने यहाँ पे क्या कह दिया, दिस इज कॉल्ड द डीएनए। अब बताइए, आपको मैंने बोला था कि क्रोमोसोम्स किससे बना हुआ है, डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। क्या आप सही बात समझे, ठीक है। अब बताइए कि अगर आपको यहां से क्या कह दे, यहां से भाई ऐसे कर देना, इसको आप ना ऐसे काट दे, ठीक है, ठीक है, काट दे, काटने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक छोटा सा सेगमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, छोटा सा सेगमेंट मिल जाएगा। ये सेगमेंट आपको मिल गया। सर ये जो सेगमेंट मिल गया, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट हमारा, यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा जीन है, ठीक है, यही हमारा क्या है, जीन है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, सेगमेंट ऑफ डीएनए। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, बात किए हैं। इतनी बात समझ में आ रही। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। आपको पढ़ना भी है, बस हम कहाँ जहाँ पे कुछ चीजें आई थी समझ में, बस उसको बता दिए। तो ये बताइए कि हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, ये केवल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होगा। और इसीलिए तो हमने यहां पे लिखा था कि ये विदाउट क्या है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है। रुकिएगा, विदाउट क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है।
हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, ले लिए, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये चीजें, तो देखिए अब सोचिए कि ये तो यहां पर हो गया, इसका मतलब कि सर न्यूक्लियस के अंदर में और कहां कहां पे, तो दोस्तों दो ऐसे, ठीक है, दो ऐसे क्या होते हैं, टू सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, तू मेरे से ना ऐसे ना किया कर, बहुत मारूंगा, ठीक है। दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, दो सेल ऑर्गेनल्स, जिसको हम लोग यहां पे क्या हो जाएगा एक हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और एक हो जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इन दोनों के अंदर में भी क्या होगा, इसके अंदर में भी डीएनए प्रेजेंट होगा, इसके अंदर में भी क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, और इनके अंदर में भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा डीएनए, कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और यहां पर भी कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आप बताइए यहां पर एक तो न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, लेकिन बात यहां पे आती है कि न्यूक्लियस के अंदर की अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में जो डीएनए होता है वो डीएनए कैसा होता है, दैट इज लिनियर डीएनए होता है। कैसा होता है, लिनियर डीएनए होता है। पूरी बात यहां तक समझ में आई, कैसा, लिनियर। तो हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर डीएनए, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के अंदर में, तो न्यूक्लियस के अंदर में लिनियर डीएनए, लेकिन आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या होगा, आपका सर्कुलर डीएनए होगा। और उसमें भी अगर आप डीपली चले जाइएगा ना, तो बोलेगा कि यहां पर कैसा होता है, जीसी रिच कंटेंट होता है। क्या होता है, जीसी रिच कंटेंट होता है, जो हम आगे बताएंगे जीसी रिच होता क्या है, ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन। तो देखिएगा यहां पर इस बार हम बात यहां पे ये कर रहे थे, किसके बारे में कर रहे थे बात, यहां पे बात हम कर रहे थे कि अकरेंस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या मैंने बताया, इट इज सर्कुलर एंड एम्बेडेड इन द, कहां पे, साइटोप्लाज्म में, चूंकि न्यूक्लियस तो था नहीं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोइड बोल रहे थे। लेकिन यहां पर यूकैरियोटिक के अंदर में इट इज लिनियर एंड बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ या ना, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ठीक है। तीसरा कहता है हिस्टोन प्रोटीन्स आर अब्सेंट, यहां पे क्या है, अब्सेंट है, और यहां पे क्या है, हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद अब कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना, यहां पे कहता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां पे क्या होगा, प्लाज्मिड अब्सेंट होता है, लेकिन यहां पर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए है ना प्रेजेंट कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और आपका क्लोरोप्लास्ट में, जिसको ऑर्गेनल्स डीएनए बोला जाता है, ठीक है। देखिएगा डीएनए की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे दो तरीके से, अगर ये तीनों जो हो गए, कौन कौन सा आपका, मैं इतना बड़ा बड़ा लिख ही देता हूं ना कि हमको बराबर जाए, ठीक है। अगर आपको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक, डीएनए, ठीक है, तो आप सीधा बोल दीजिएगा कि आपका क्या, दैट इज द प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। लेकिन वही अगर बोलेगा आपको ऑर्गेनली डीएनए, डीएनए, ठीक है, तो आपका कौन आ जाएगा यहाँ पे, आपका यूकैरियोटिक के अंदर में कौन आ जाएगा, यूकैरियोट्स के अंदर में, ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर में आपको कौन कौन आ जाएगा, सर न्यूक्लियस हमारा क्या है अपने आप में, सेल ऑर्गेनल्स है कि नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसके बाद फिर क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनल है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों जो है यहाँ पर वो क्या होगा, दैट इज सर्कुलर डीएनए होगा, जीसी रिच होगा, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लिनियर डीएनए, लिनियर डीएनए होगा यहाँ पे। और इस जगह पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी सर्कुलर डीएनए होगा, क्या होगा,
सर्कुलर डीएनए होगा। आपको जरा सा भी वो नहीं रहेगा कि हाँ हमने ये चीजें नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें, यही सब चीज में कॉन्सेप्ट है, बाकी चीजों में तो कॉन्सेप्ट नहीं, रट्टा मारने वाली चीजें। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर तो ये पूरी बात हमें समझ में आ गया कि हाँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या कैसे हुआ, का करेंस कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद अब क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए की बात अगर करते हैं तो डीएनए का लेंथ अभी हम देख रहे थे, डीएनए के लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, कहता है डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म तो सबको पता है ना, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो द डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर, क्या बोलता है, लॉन्ग भी है, पॉलीमर है, ठीक है, ऑफ किसका, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। दो चीजें आती है, एक टाइड्स आएगा और एक साइड आएगा जो कि हमें बहुत तंग करेगा, हम पहले उसी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक आएगा न्यूक्लियोटाइड, एक आएगा न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और एक आएगा न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा कि जब हम आगे जब इसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो हमें मिलेगा नाइट्रोजनस बेस, हमें मिलेगा नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे तो मिल गया नाइट्रोजनस बेस, हमें मिलेगा प्लस पेंटोज शुगर, क्या मिलेगा, पेंटोज शुगर मिलता है। अगर कोई पूछेगा कि किस टाइप का शुगर मिलेगा तो पेंटोज शुगर, डीएनए के अंदर में 5 कार्बन वाला शुगर मिलता है, पेंटोज शुगर, और यहाँ पर हम लिख देंगे फॉस्फेट, क्या लिख देंगे, फॉस्फेट, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 चीजें मिल रहा है। तो 3 चीज मिल रहा है मतलब टाइड मिल रहा है, तो लिखेगा टाइड, है ना। और साइड में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा हमारा, और उसके बाद नाइट्रोजनस बेस के बाद हमारा क्या हो जाएगा, पेंटोज शुगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटोज शुगर हो जाएगा, लेकिन फॉस्फेट हमारा नहीं होगा, इस तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड समझ में बात आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई हैरानी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या, ठीक है। वावेश जी क्लास कर रहे हैं तो कम से कम रिप्लाई कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वावेश जी। बाकी का नाम, अच्छा कोमल और कौन कौन हैं, संतोष जी, और क्या क्या नाम है, ठीक है, मैसेज कीजिए आप लोग, आवाज़ तो जा रही होगी ना, वीडियो भी तो देख रहे होंगे ना, ठीक है। चलिए, कुछ ही का नाम हमें डिस्प्ले होता है इसलिए मैंने कुछ का ही नाम लिया, ठीक है, बाकी का नाम मैं नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ ही का नाम डिस्प्ले दिखता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें, सो यहाँ पे डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ किसका, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। लेंथ ऑफ डीएनए कैसा हो जाए, इज यूजुअली डिफाइंड एज द, ध्यान दीजिएगा, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, ठीक है। कहता है कि जितना आप देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि ये मान लिया दिस इज द नाइट्रोजन, ये है आपका बेस है ना, ठीक है। और आप डीएनए का लेंथ जितना बढ़ाते चले जाओगे इस तरीके से, इसका ऐसे ऐसे, ठीक है। हालांकि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनता है ना। अच्छा, ठीक है, हाँ, समझ में। आप आए नहीं ना हैं, आप आए नहीं हैं अभी, कभी कभी ऑनलाइन कभी कभी ऑफलाइन, ठीक है। आपको तो पेनल्टी लगेगा, रुकिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली कैसा, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, क्या है, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, उतना हमारा डीएनए का क्या होगा, लेंथ ज्यादा होगा। फिर कहता है कि लेंथ ऑफ डीएनए इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैसे, थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पे समझिए, ये आपका पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, अच्छा मतलब कल के लिए बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है, 5×174, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पीजीटी बायोलॉजी के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बायोलॉजी 2013, यहाँ पे नहीं, ठीक है, अदर स्टेट में, ठीक है।
पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहता है कि बैक्टीरियोफाज 5 × 174, ये बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज होता क्या है? वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करे, किल करे। वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को किल करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। और इसी में आप बताते चले जाइए कि बताइए कि बैक्टीरियोफाज हमें कहां मिलेगा। ये एक एक्सटर्नल जब आते थे क्लास में, ठीक है, मैं क्लास के भी एग्जाम में, तो एक्सटर्नल हमेशा पूछते थे, ठीक है, कि बताओ कि हमें कहाँ मिलेगा बैक्टीरियोफाज। ठीक है, आप बताइए कहाँ मिलेगा, बताइए। है नहीं, ठीक है, बैक्टीरियोफाज कहाँ मिलेगा? ठीक है, आप कभी सुने होंगे कि जो पानी है गंगा का वो कभी महकता नहीं है, गंध नहीं देता है। ठीक है, कभी महकेगा नहीं, कभी सड़ेगा नहीं, कभी गंध नहीं देगा। 10 साल तक भी आप जार में रखे कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए होली रिवर बोला जाता है गंगा को, है ना, क्योंकि वहां का पानी सड़ता नहीं है, स्वच्छ पानी है ना। तो गंगा के पानी में हमें बैक्टीरियोफाज मिलेगा, क्योंकि सारे बैक्टीरिया को क्या करता है? वो किल करता है। तो याद रखिएगा बैक्टीरियोफाज हमें कहाँ मिलेगा? गंगा के पानी में। ठीक है, सो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्या है? यहाँ पे मैंने कहा कि बैक्टीरियोफाज क्या है? द वायरस दैट किल बैक्टीरिया। सो द बैक्टीरियोफाज कौन? 5 × 174 हैज कितना होगा? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। यहाँ पर कितने होंगे? 5386 न्यूक्लियोटाइड। ई कोलाई हैज किसका? दैट इज 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, कितना? ई कोलाई के पास है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होंगे। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है पूरा हमारा, और वो आ जाता है किसके बारे में? सर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहता क्या है यहां पे, समझिएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, अब यहां पे कुछ नाम हमें है, बाकी तो हम स्ट्रक्चर ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, कहता है कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट वर्कड आउट बाय, किसके द्वारा? एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जेम्स वॉटसन, है ना, और एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक, है ना। तो ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1953 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने सबसे पहले करेक्ट स्ट्रक्चर डीएनए का दिया, 3D मॉडल। ठीक है, नाउ उसके बाद इन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इन्होंने क्या किया था? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल उन्होंने दिया था। ठीक है, अब उसके बाद दियर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, कहता है कि दियर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ किसका? डीएनए वाज बेस्ड ऑन, जो इन्होंने जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक साहब ने जो 1953 में जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, वो मॉडल दो चीजों पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन, पहला तो चारगाफ रूल। चारगाफ क्या थे? एक साइंटिस्ट का नाम है चारगाफ। तो चारगाफ साहब, तो चारगाफ रूल पे, ठीक है, जो क्या किसके लिए था? फॉर बेस पेयरिंग के लिए था। ठीक है, और दूसरा क्या था? दैट एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो जितने भी हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का हम एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं, हम जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल है, हम उसका क्या करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं, हमें पता चलता है उसका 3D मॉडल। तो ये चीजें हमें दो चीजों पे इसका वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल बेस्ड था। ठीक है, एक तो चारगाफ रूल और दूसरा हमारा क्या है? चारगाफ रूल किसका? बेस पेयरिंग और किसका? एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। अब समझिएगा, ये जो चारगाफ रूल सब चारगाफ साहब बताए क्या थे? चारगाफ साहब बताए थे, ठीक है, क्या बताए थे? तो इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। चारगाफ साहब ने क्या किया था? चारगाफ साहब ने थोड़ा सा, हम 2 मिनट के लिए आपको यहां पे लेके चलते हैं। देखिए, हम डीएनए का ये जो मॉडल बना रहे हैं वो गलत मॉडल, हालांकि सही मॉडल नहीं है। सही कहने का मतलब ऐसे नहीं बनता है, कुछ 3D में मॉडल बनता है, बट फिर भी हम समझाने के लिए कुछ मैंने ऐसे कर दिया है ना, इस तरीके से। या फिर चलिए, नहीं तो ये ऑनलाइन क्लास है, बोलेगा कि ठीक है ये गलती बनाता है, बट फिर भी कोशिश, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भाई, क्या ये ऐसे नहीं बनता है, बट फिर भी
ये इसके ऊपर में, ये कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, वो ऐसे घूमता है इस तरीके से, जैसे सीढ़ी चढ़ता है ना ऊपर में ऐसे करके, उसी तरीके से। लेकिन हम जो बनाए ये गलत मॉडल है, ठीक है, इस तरीके से नहीं बनता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रहेगा, बट फिर भी हम समझाने के लिए ऐसे कर दिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, समझाने के लिए हम ऐसे कर दिए। अब यहाँ पे हमने लगा दिया बेस पेयर इस तरीके से ऐसे, दिस इज द बेस पेयर। और यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं, मेरा मन करेगा हम यहाँ पे 3 प्राइम लिख देंगे, मेरा मन करेगा यहाँ पे 5 प्राइम, क्यों लिखेंगे अभी हम नहीं बताएंगे। और यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे हम 3 प्राइम बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ना, मान लिया जाए कि आप सीढ़ी बनाते हैं, तो सीढ़ी बनाते हैं तो क्या होगा, आपके पास एक स्टैंड ये है और दूसरा स्टैंड ये है, ठीक है, और बीच में आप क्या डालते रहते हो, स्प्रेयर डाल देते हो, तो आप डाल दीजिए ना यहाँ पे ऐसे, ठीक है, डालते चले जाइए इस तरीके से, ऐसे 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 इस तरीके से, ऐसे समझ में बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है, ये डीएनए का स्टैंड हो गया, ये डीएनए का स्टैंड हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, दिस इज कॉल्ड द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस ऐसा समझिएगा, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है, प्यूरिन मिलता है, ठीक है, एंड पायरीमिडीन मिलता है, क्या मिलता है, पायरीमिडीन मिलता है। ये सारा चीज़ हम स्ट्रक्चर आगे बताएंगे, बट अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसे समझिएगा, अगर हम यहाँ पे लिख देते ए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टी, हम यहाँ पे लिख देंगे जी, तो यहाँ पे लिख देंगे सी, हम यहाँ पे लिख देंगे सी, तो यहाँ पे लिख देंगे जी, हम यहाँ पे लिख देंगे टी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए। उसी तरीके से यहाँ पर ए टी जी सी, ठीक है, जी सी ए टी, इस तरीके से ऐसे। सर इसका मतलब, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जी स्टैंड फॉर गुआनिन, जी स्टैंड फॉर गुआनिन, गुआनिन इज ऑलवेज पेयर, ठीक है, विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ साइटोसिन के साथ में। जी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, सी के साथ में। मतलब अगर हमने यहाँ पे जी लिखा तो सामने देखिए सी है कि नहीं है, और टी जो है वो ऑलवेज पेयर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ सी के साथ, सॉरी थ्री बोल रहे हैं आपका ए के साथ में, किसके साथ में, ए के साथ में, ठीक है। एट द सेम केस सेम उल्टा, सी ऑलवेज पेयर विथ, ठीक है, डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जी के साथ में, एंड ए, ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ किसके साथ में, टी के साथ में, इन केस ऑफ डीएनए। लेकिन इन केस ऑफ आरएनए क्या हो जाएगा कि ये थाइमिन जो है ना वो हट करके यहाँ पे यूरासिल आ जाएगा। तो अभी केवल हम बताने के लिए बात किए थे ऐसे, तो यहाँ पर वही कहता है। अब इनका कहना था, चारगाव साहब कहे थे कि जितना अमाउंट में प्यूरिन होगा, ठीक है, जितना हम अमाउंट में हमारा प्यूरिन होगा, जितना अमाउंट में हमारा प्यूरिन होगा, उतना ही अमाउंट में हमारा क्या होगा, पायरीमिडीन होगा, है ना। सर प्यूरिन और पायरीमिडीन, प्यूरिन के अंदर में दो चीजें आ जाएगा दोस्तों, एडिनिन और गुआनिन आ जाएगा, और पायरीमिडीन के अंदर में आपका आ जाएगा कौन सा, दैट इज थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है, ये तीन चीजें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिडीन है, पायरीमिडीन तो मतलब 3, यहाँ पे प्यूरिन मतलब 2, एडिनिन और गुआनिन, ठीक है, ये प्यूरिन है, और पायरीमिडीन आपका थाइमिन, साइटोसिन और आपका यूरासिल, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि जितना अमाउंट हमारा प्यूरिन का होना चाहिए, उतना ही अमाउंट हमारा क्या होना चाहिए, पायरीमिडीन का भी होना चाहिए। तो देखिए ना यहां पर वही तो कहा कि प्यूरिन एंड पायरीमिडीन आर ऑलवेज इक्वल इन अमाउंट, दैट इज ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, 12th में आता था सीबीएसई में, हम लोग बनाए थे, ठीक है। कभी जी का आपको परसेंटेज पूछ देगा, कभी सी का परसेंटेज पूछ देगा, ठीक है। फिर कहता है कि अमाउंट ऑफ एडिनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन, सो द ए इक्वल टू टी एंड जी इक्वल टू सी, ठीक है। बेस कुछ नहीं, जिसको जो निकाल रहे, जैसे हम लोग 50-50% मान करके चलते हैं ना, ठीक है। तो जिसमें से जिसको पूछेगा उसको निकाल करके हमें ये देखना है कि हमारा किसको पूछ रहा है। मान लिया हमें पूछ लेगा पायरीमिडीन के, तो पायरीमिडीन हमारा 50% में से किसको कितना पूछा, थाइमिन को पूछा है या फिर पूछा है वो यूरासिल को पूछा है या साइटोसिन का पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो वो हम निकालने के लिए बता देंगे, ठीक है। बहुत सिली सी चीज़ें हैं। बेस रेशियो ए प्लस टी, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट फॉर स्पीसीज। तो ए और टी जो है ना हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये जो है ना कांस्टेंट नहीं कह सकते कि वेरिएबल एक तरीके से कह सकते, कांस्टेंट ये बात बहुत ज़्यादा हद तक सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेगा, समझे बात आ रही है। तो पूरा का पूरा जो है ये चीज़ें हमने चारगाफ रूल,
चारगाफ रूल क्या बोला देखिएगा, यहां पर पूरी बात यहां पे समझिएगा। इन्होंने जब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात चली तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो काम किए, ठीक है, 3D मॉडल पे, वो वाटसन और क्रिक साहब ने काम किया। 1953 में उन्होंने बताया किसके बारे में, डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में। और उसके बाद उन्होंने ये दो चीजों पे ये आधारित था। किस पे आधारित था? तो सबसे पहले कि चारगाफ रूल, ठीक पे, तो चारगाफ रूल कहता क्या है कि द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू किसके, दैट इज द पायरिमिडिन के, ठीक है। जितना अमाउंट में हमारा प्यूरिन होना चाहिए उतना अमाउंट में हमारा पायरिमिडिन होना चाहिए। और दूसरा कहा एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स का आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं, 3D मॉडल देखते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत आराम से उसका मॉलिक्यूलर मतलब बेसिस दिख जाएगा। तो इन दोनों चीजों पे आपका आधारित था। ये कई बार आपको पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन में। तो यहां से आपको निकल करके क्वेश्चन क्या आया कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो आपको नाम ये जेम्स वाटसन नहीं लिखाएगा, आपको लिखाएगा वाटसन एंड क्रिक, है ना। और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चारगाफ रूल भी हमें यहां पर ये बतलाता है, ठीक है। देखिए पूरा नाम क्या था, एरविन चारगाफ, फॉर्मुलेटेड इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या जनरलाइजेशन अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर। और इन्होंने वही तो कहा कि जितना हमारा प्यूरिन का स्ट्रक्चर होना, जितना प्यूरिन हमारा होना चाहिए उतना ही हमारा क्या होना चाहिए, पायरिमिडिन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी यहां पर कहा कि प्यूरिन में हमारा क्या क्या आ जाएगा, एडिनिन और गुआनिन आ जाएगा। पायरिमिडिन में हमारा क्या आ जाएगा, थाइमिन, साइटोसिन। अगर इन केस हम बात करते हैं आरएनए का तो यूरासिल। फिर कहता है अमाउंट ऑफ एडिनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन। तो ए बराबर टी और जी बराबर सी, ठीक है, ये ऑलवेज रहता है। बेस रेशियो, अब देखिए यहां पर ये जो बात लिखी गई है थोड़ा सा इसको भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। बेस रेशियो जो है ना, ये ऑलवेज ये जो बात है ना, देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जब आप डीएनए के रेप्लिकेशन पढ़िएगा, जब आप डीएनए की रेप्लिकेशन मतलब इसकी आप डुप्लीकेशन पढ़िएगा डीएनए का, ठीक है, तो मान लिया जाए यहां पे हमने यहां पे ऐसे किया, ठीक है, इस तरीके से ऐसे यहां पे हमने बेस लगा दिया, ये बेस है, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लिया जाए हमने यहाँ पे लिख दिया जी, हमने यहाँ पे लिख दिया सी, हमने लिख दिया सी, यहाँ पे लिख दिया जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया टी, ए, यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया टी, फिर टी, फिर ए, फिर यहाँ पे लिख दिया ए, फिर लिख दिया टी, फिर लिख दिया यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे जी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर आपका टी लिख दिया, ठीक है। अब याद कीजिएगा, आपको पता है, क्या पता है, आपको पता है कि ए हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है टी के साथ में, और जी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सी के साथ में, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां पर जब भी रेप्लिकेशन शुरुआत होगा, जब भी क्या होगा, रेप्लिकेशन जब भी होगी तो कहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है और 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारा ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। तो जहां पर ए और टी की सीक्वेंस हमारा ज्यादा मिलेगा, जहां पर ए और टी के सीक्वेंस हमारा ज्यादा मिलेगा, वहीं पर ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक करेगा, ठीक है, जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एटी रिच सीक्वेंस से, एटी रिच सीक्वेंस से यहां स्टार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन आपको नीट के अंदर में पूछा गया था, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए और टी के बीच में क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमें तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ता है, लेकिन जी और सी को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है, इसलिए हम इसको ना तोड़ करके इसको तोड़ते हैं। तो जहां जहां एक डीएनए के अंदर की अगर हम बात करते हैं, एक डीएनए के अंदर की बात करते हैं, मान लीजिए यहां पर हमें इस जगह पे हमें एटी का सीक्वेंस मिल गया, हमें इस जगह पर एटी का सीक्वेंस मिल गया, हमें इस जगह पर एटी का सीक्वेंस मिल गया, ठीक है। तो जहां जहां पे हमें ए और टी के सीक्वेंस हमें ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, जहां जहां पे हमें ए और टी के सीक्वेंस ज्यादा मिलेंगे उसी जगह पे बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब उसी जगह पे हमारा क्या बन जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा, ठीक है। देखिए आपको जो सिलेबस है ना वो बड़ा घुमा करके दिया है, ठीक है, घुमा करके आपके लिखा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। आपका डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है और फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप जेनेटिक्स के अंदर में पढ़िएगा तो एक वर्ड दे दिया आपको, क्या, रेप्लिकेशन। देखिए यहां पे लिखा हुआ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो आपको हम साथ ही ये पढ़ाते चलेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन। समझे बात आ रही, आपसे डिस्कस हम साथ साथ में क्या करेंगे, ये भी डिस्कस करते चलेंगे रेप्लिकेशन। क्योंकि आप जब मॉलिक्यूलर स्टार्ट कर कीजिएगा, जब आप मॉलिक्यूलर देखिएगा,
मॉलिकुलर, तो ध्यान दीजिएगा एक वर्ड आता है सेंट्रल डोग्मा। एक वर्ड क्या आता है? सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए से क्या बन जाएगा? डीएनए से यहां पे बन जाएगा एमआरएनए। क्या बन जाएगा? एमआरएनए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोल देंगे। और उसके बाद एमआरएनए से हमें क्या बनेगा? दैट इज प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोटीन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। एट द सेम केस यहां पर हमें क्या होता है? डीएनए से हमने क्या बना दिया? डीएनए बना दिया। हम लोग इसको क्या बोल दिया? रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए से, ठीक है, आरएनए तो बना ही बना है, लेकिन आरएनए से भी रिवर्स क्या होता है? आरएनए से भी रिवर्स क्या होता है? डीएनए बनता है। तो यहां पर क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है। जो एड्स वायरस होते हैं ना, जो आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं, वो अगर हमारे बॉडी के अंदर में इंटर करते हैं तो क्या करेंगे? वो अपना जेनेटिक मटेरियल, उसके पास क्या है? आरएनए है, वो सबसे पहले चेंज करेगा। क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा। तो हम यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है? यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। यहां पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्योंकि ये सीधे सीधे हो रहा है तो क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद ये वाला क्या होता है? दैट इज, ये वैसे ही बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। और ये जो पूरा प्रोसेस हमने बताया आपको, ये यहां से यहां तक जो मैंने प्रोसेस बताया है, यहां से यहां तक जो मैंने प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेंट्रल, क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सेंट्रल डोग्मा बोल देंगे, ठीक है। और इतना ही में आपका पूरा मॉलिक्यूलर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई हैरानी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए यहां पर स्टार्टिंग मैंने यहां से किया था, ठीक है, कि क्या रिप्रोडक्शन क्या कहता है और जेनेटिक्स हमारा क्या बताता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहां पर देखा कि किसके किसके अंदर में डीएनए हमारा मिलेगा। प्रोकैरियोटिक के अंदर में मिलेगा, यूकैरियोटिक के अंदर में मिलेगा। प्रोकैरियोटिक के अंदर में हमारे दो जेनेटिक मटेरियल हैं, एक न्यूक्लियोइड है और दूसरा क्या है? प्लाज्मिड है। ये दोनों बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया, क्लियर किया है। तीसरा आप यहां पे देख लीजिए इस जगह पर, ठीक है, ये वाला, ये पूरा न्यूक्लियोसोम मॉडल मैंने बता दिया। क्या बता दिया? न्यूक्लियोसोम मॉडल मैंने बता दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोसोम मॉडल है, ठीक है। उसके बाद यहां पर फोर्थ वन में हमने क्या बताया आपको, ठीक है, कि दो सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर में क्या होते हैं? सर्कुलर डीएनए मिलते हैं। इसके अंदर में भी सर्कुलर डीएनए मिलेगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर में कैसा होता है? लीनियर डीएनए मिलता है। फिर हमने यहाँ पे आपको बताया कि साइटोप्लाज्मिक डीएनए, दिस इज द प्रोकैरियोटिक सर्कुलर ऑर्गेनल्स। डीएनए में हमारा कौन कौन आ जाएगा? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। सिक्स्थ हमारा कौन है? यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या बेसिक सा डिफरेंस है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट अगर देखेंगे तो हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। और न्यूक्लियोसाइड मतलब दो ही केवल, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर, यहाँ पे फॉस्फेट अब्सेंट है तो न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? सेवेंथ, यहाँ पे मैंने डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बताया पूरा का पूरा, और फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया सेंट्रल डोग्मा के बारे में। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई हैरानी तो नहीं होनी चाहिए। यहां तक पूरा का पूरा आपको पढ़ना, आपको ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ना है, ट्रांसलेशन भी पढ़ना है, रेप्लिकेशन भी पढ़ना है जेनेटिक्स के अंदर में, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, बी सेफ, बी क्योर, बी केयरफुल, है ना। और आप जितना पढ़ाएं उतना आप रिवाइज करके रखिएगा। चलिए दोस्तों, हमको मजा आ गया, हमको तो समझ में आता नहीं, लेकिन